आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल टॉपिक का क्लास 2। लास्ट क्लास में हमने जब प्रोजेक्ट अप्रेजल किया था तो उसमें हमने देखा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्राइटेरिया, देन हमने किया था नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया। ठीक है, एक किया था हमने एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्राइटेरिया, एक हमने किया था नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया, और उसके बेस पे एक हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज क्रॉसओवर पॉइंट। आज हम इसमें स्टार्ट करने हैं टॉपिक दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या जिसको हम कहते हैं IRR। ठीक, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है? देखो, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि मैंने 1 लाख रुपया लगाया और 1 साल के बाद मुझे 1,10,000 रुपया मिल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? मुझे कितने परसेंट की रिटर्न? सीधी सी बात है, 10% की मुझे रिटर्न मिल रही है। ठीक है, यानी कि इस प्रोजेक्ट की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इस प्रोजेक्ट ने खुद क्या कमा के दिया? हमें 10% कमा के दिया। बट अगर मैं देखूं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना कैसे है, तो ऐसा नहीं करना कि 10 लाख को किस रेट पे एक्यूमुलेट करें कि 1,10,000 हो जाए, ऐसा नहीं। हम उल्टा चलते हैं इसमें, हम कहते हैं द रेट ऑफ रिटर्न which makes the net present value of all cash flow equal to 0 is called internal rate of return। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की NPV निकालता तो मैं कहता जी -1 लाख रुपया, क्योंकि मेरे लगे हैं पैसे, मेरे आउट ऑफ पॉकेट गए हैं पैसे, तो माइनस हो गया, प्लस 1,10,000 रुपया आया मेरे पास, बट 1 साल के बाद आया तो V/1 हो गया। ये मेरी NPV आ गई। मुझे ये पता नहीं था कि 10% है, मुझे फाइंड करना था कि इसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो मैं कहूंगा जी कौन सा ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होगा कि मेरी NPV 0 हो जाए। इसको सॉल्व किया हमने, 1,10,000 V इज इक्वल टू 1 लाख, V इज इक्वल टू 10/11 हो गया, 1/1 प्लस I इज इक्वल टू 10/11 हो गया, 1 प्लस I इज इक्वल टू 1.1 हो गया, तो I की वैल्यू 10% आ गई। I की वैल्यू हमारी 10% आ गई। इसका मतलब 10% इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप बोलोगे कि ये कैसी रिटर्न है कि इस पे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 है, इस पे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 है, यानी कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसमें। तो ये कौन सी रेट ऑफ रिटर्न है कि हमें तो प्रॉफिट 0 हो रहा है। NPV 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको प्रॉफिट 0 हो रहा है। NPV 0 होने का मतलब है कि आपको एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रहे हैं जिससे कि उतना रेट ऑफ रिटर्न पे अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं अपने इनफ्लो की भी और आउटफ्लो की भी, तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये प्रोजेक्ट आपको सिर्फ 10% की रिटर्न दे रहा है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हमें क्या जरूरत पड़ी है ऐसे रेट ऑफ रिटर्न को निकालने की। ठीक है, 10% का हमें क्या मिल जाएगा? इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने ये आइडिया लगा लिया कि इस प्रोजेक्ट में हमें 10% की रिटर्न मिलने वाली है। अब मान लो ये पैसा मेरे पास अपने पास नहीं है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, एंड आई एम गोइंग टू बोरो, यानी कि मैं किसी बैंक से ये अमाउंट लोन की फॉर्म में लेने जा रहा हूं। तो अब मेरा टास्क ये है कि बैंक से जब मुझे बार्गेन करना है, बैंक से जब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए नेगोशिएट करना है, तो मैं कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा देने को किसी भी हालत में तैयार नहीं होगा। तो मैंने देख लिया ये प्रोजेक्ट मुझे 10% तो टोटल रिटर्न देने वाला है। इससे ज्यादा अगर बैंक मान लो कहता है जी हम आपको 11% पे लोन देंगे, तो मैं सीधा जवाब क्या दूंगा? अपने पास ही रखो जी, मुझे किस मतलब मुझे आपने थोड़ी काटा है कि बैंक वालों को बोलूंगा, आपको नहीं बोल रहा मैं, बैंक वालों को बोलूंगा मुझे आपने थोड़ी काटा है कि मैं आपसे लोन लूं, 10% कमाऊं, 11% आपको दूं, यानी कि पूरा साल मेहनत भी करूं और 1% अपने घर से लाके आपको दूं। इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। तो अब अगर मान लो मुझे 8% में मिल रहा है, यस आई कैन टेक कि मुझे 2% का बीच में मार्जिन मिल रहा है। हाँ, अपने घर से लगा रहा हूं, तो आप बोलोगे जब घर से लगा रहे हो तो फिर 10% का क्या सेंस बनता है? फिर 10% का सेंस बनता है कि आई विल कंपेयर दिस रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट कैन बी अर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट विद द सिमिलर प्रोजेक्ट्स, या मैं इसकी अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखूंगा कि ऐसा
मैं इस पैसे को अगर इस प्रोजेक्ट में ना लगा के किसी और जगह पर इन्वेस्ट करता हूं, अगर मैं इस पैसे को इस प्रोजेक्ट में ना लगा के किसी और जगह पर इन्वेस्ट करता हूं, तो उस सिचुएशन में मैं क्या 10% से ज्यादा कमा सकता हूं? ये 10% कमा रहा है। अब मान लो ए और बी दो प्रोजेक्ट होते, एक प्रोजेक्ट की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एक की 12% है, ठीक है। और अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही क्राइटेरिया है, वैसे क्राइटेरिया जरूरी नहीं कि IRR ही होता है, बहुत सारे क्राइटेरिया, दो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक ये मैं बता रहा हूं। तो अगर मुझे कंपेयर करना हो IRR के बेस पे, तो मैं कहूंगा कि मेरे लिए बी प्रोजेक्ट अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मुझे 8% पे लोन मिलता है, तो ये मेरा 2% का मार्जिन देके जाएगा, ये मेरा 4% का मार्जिन देके जाएगा, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि IRR ही सिर्फ क्राइटेरिया लेके चलते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, एक प्रोजेक्ट है जो IRR आपको 12% दे रहा है, एक है सिर्फ 10% की दे रहा है, बट ये आपको 1 लाख लगा के 1,12,000 दे रहा है, यानी कि 12,000 का इन टोटल प्रॉफिट दे रहा है। ये आपको 10 लाख लगा के और 11 लाख दे रहा है, आपको 1 लाख का प्रॉफिट दे रहा है, तो इन टोटल प्रॉफिट इसमें ज्यादा है। आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कौन सा हमने अपनी जेब से करनी है, इन्वेस्टमेंट तो बैंक ने करनी है। तो 10% रिटर्न भी अगर बैंक हमें 8% पे दे देता है, तो इस सिचुएशन में अगर 8% पे देता तो हमें सिर्फ 8,000 बैंक को देने के बाद 4,000 बच रहे होते। इसमें अगर बैंक हमें 8% पे देता है, तो 8% बैंक को देने के बावजूद भी हो सकता है 9% भी बैंक मान ले, तो भी मैं 10,000 रुपए कमा लूंगा इसमें। सो सिर्फ IRR ही एक क्राइटेरिया नहीं होता, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए। बट हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है IRR की क्या है? द रेट ऑफ रिटर्न which makes NPV of all cash flows equal to 0। तो आपने सिर्फ क्या करना है, NPV निकालना है और उसको 0 पे इक्वेट करना है। I आपको नहीं दिया होगा, I आपको निकालना है, ठीक है। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। IndoSwift Consultancy is asked to set up a new computer system for a large client. It has two project choice, R और S। R के हमें इनफ्लोज और आउटफ्लो दे रखे हैं, S के भी इनफ्लो आउटफ्लो दे रखे हैं। Staff cost can be assumed to be paid uniformly throughout the year. And my question is find the internal rate of return for project R, और फिर S का भी निकालना है। तो पहले देखते हैं कि R जो है उसमें आपने 2 लाख रुपया साल के शुरू में लगाया, फिर सेकंड ईयर के शुरू में 2.5 लाख लगाया, फिर 3 लाख रुपया लगाया, फिर 3 साल के एंड में 11 लाख आ गया। अगर मैं इसके टाइमलाइन पे देखूं, 2 लाख, 1 पे 2.5 लाख, 2 पे 3 लाख लगाया और 3 के एंड पे 11 लाख रुपया आ गया, ठीक है। तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता, तो -2 लाख तो ऑलरेडी 0 पे ही है। -2,50,000 1 साल बाद आएगा, -3 लाख v⁻², प्लस 11 लाख v⁻3, इसको पुट करना है 0। सो इसको अगर मैं देखूं तो -2 लाख, -2,50,000 into 1 plus I raised to power -1। We cannot solve in terms of b here, ठीक है। हाँ, क्यूबिक इक्वेशन है, आप बोलो सॉल्व कर सकते हैं, बट जरूर नहीं क्यूबिक ही होगी, हो सकता है पावर 3/2, 1/2 कुछ भी आ जाए। पेमेंट जरूर थोड़ी कि 1 ईयर पे हो रही होगी, 2 ईयर पे हो रही होगी, हो सकता है हाफ ईयर पे हो रही हो। तो आपने उसको I की फॉर्म में ही लेके चलना है। 1 plus I power -2 प्लस 11 लाख 1 plus I raised power -3 is equal to 0। हाँ, ये कर सकते हैं इसमें से कि जितने 0 उड़ाना चाहें उड़ा सकते हैं। तो माइनस, जैसे 4 0 उड़ा दूं मैं अगर, तो -20, -25 into 1 plus I raised power -1, -30 into 1 plus I raised power -2, plus 110 1 plus I raised power -3 is equal to 0। अब मुझे इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो आपको याद होगा लीनियर इंटरपोलेशन नाम की चीज, जिसमें हमने ये पढ़ा था। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले मोड 3 से टेबल का फंक्शन सेलेक्ट करता हूं, इसमें ये पूरा लिख लेता हूं, -20 -25 ब्रैकेट 1 प्लस x रेज टू पावर -1 -30 ब्रैकेट
1 प्लस x रेज़्ड टू पावर -2 प्लस 110 ब्रैकेट 1 प्लस x रेज़्ड टू पावर -3। अब मुझे स्टार्ट करना है, कितने परसेंट से स्टार्ट करूं? स्टार्ट आप बोलते हो 0% से कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट विद मैं करता हूं, इसको स्टार्ट करता हूं से 0 से, ठीक है। एंड करता हूं मैं कितने परसेंट पे? देखो नॉर्मली प्रोजेक्ट की जो रिटर्न्स होती है ना 15-20% की रेंज में होती है, और हमारा जो कैलकुलेटर है दैट कैन टेक अप टू 30 वैल्यूज, तो इसलिए मैं 0.29 ले लेता हूं इसमें, तो वे 0 से 29% हो जाएगा। स्टेप 0.01 यानी कि 1% का लेता हूं, और आई विल सर्च फॉर द वैल्यू 0। मैं वैल्यू देखूंगा 0 आनी चाहिए वैल्यू। मैंने सारी वैल्यूज इनपुट कर दी हैं। अब मैं देखता हूं I1 क्या है, I2 क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग NPV क्या है, या इसको मैं P मान लेता हूं, P1 क्या है एंड P2 क्या है। मैं ढूंढूंगा इस वैल्यू को कहां पे? मैं ढूंढूंगा वैल्यू 0। चलिए 21% पे वैल्यू है 0.9405, 22% पे वैल्यू है -0.069। सो आवर 0 शुड लाई बिटवीन दीज टू, क्योंकि अगर 0 चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में होगा। अब इसके बीच में आई विल लुक फॉर I, तो फॉर्मूला क्या है? I माइनस I1 अपॉन I2 माइनस I1 इज इक्वल टू P इज 0, 0 चाहिए मुझे, P माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपकी I की वैल्यू निकल आएगी। जो भी I की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी द IRR फॉर द प्रोजेक्ट R, ठीक है। ये प्रोजेक्ट R के लिए IRR निकल जाएगी। अब हमें प्रोजेक्ट S के लिए भी चाहिए, अब मुझे प्रोजेक्ट S के लिए भी चाहिए। जरा S के कैश फ्लो पर नजर मार लें। 3,10,000 तो इकट्ठा ही लगा है, 80,000 कंटिन्यूस है, 1 लाख कंटिन्यूस है, 1,20,000 कंटिन्यूस है, 11 लाख इकट्ठा आया है। सो मुझे इसमें करना चाहिए 3,10,000 इकट्ठा लगाया -80,000 के साथ मुझे A बार 1 लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरे साल यूनिफॉर्मली पे किया है, ठीक है, एक ही बार में नहीं पे किया, हाफ ईयरली नहीं पे किया, मंथली नहीं पे किया, यूनिफॉर्मली, यानी एक तरह से सैलरीज वगैरह होंगी। माइनस में इसके बाद हमने पे किया है 1 लाख, A बार 1, बट इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 1 पे आएगी इंटू B बार 1 माइनस 1,20,000 A बार 1 B का स्क्वायर प्लस में 11 लाख, तो 11 लाख ही आना है, B रेज़्ड टू पावर 3, इसको पुट कर देते हैं 0। इसमें से भी 4 0 उड़ सकते हैं, यस 4 0 उड़ाए जा सकते हैं। -31 -8 A बार 1, एक काम करते हैं, इसमें से हम A बार 1 को ले जाते हैं बाहर, तो बचेगा 8 प्लस 10B प्लस 12B स्क्वायर प्लस में 4 0 उड़ा चुके हैं, 110B क्यूब इज इक्वल टू 0 -31 A बार 1 को 1 माइनस V इज दिस अपॉन डेल्टा होता है। डेल्टा क्या होता है? लॉग ऑफ 1 प्लस I होता है। आपको सारे का सारा एक्सप्रेशन I की फॉर्म में ही लेके आना है। 8 प्लस 10 1 प्लस I रेज़्ड टू पावर -1 प्लस में 12 इंटू 1 प्लस I रेज़्ड टू पावर -2 प्लस में 110 इंटू 1 प्लस I रेज़्ड टू पावर -3। अब आप कैलकुलेटर में ये सारा का सारा एक्सप्रेशन डालेंगे और फिर उसको 0 के इक्वेट करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? क्या करना है? तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये बात क्लियर होगी। ज्यादातर प्रोजेक्ट की IRR जो होती है ना, एक उनका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ प्रोजेक्ट में IRR के मोर देन 1 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी होंगे जिसमें IRR के एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में
हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी उसको कंसिडर करके चलना है, ठीक है? मतलब एक तरह से हम सेफर साइड चलने के लिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको हम कंसिडर करके चलते हैं। अच्छा, अगर मान लो आउटफ्लो नहीं है, आउटफ्लो नहीं है, सिर्फ इनफ्लो ही इनफ्लो है, तो IRR जो होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी आपके पैसे लगे तो हैं नहीं, आपको सिर्फ आना ही आना है, ठीक है? ऐसा क्या हो सकता है? मतलब इवन अगर आप किसी से फिरौती भी मांगना शुरू करते हो ना, तो भी धमकी देने के लिए मोबाइल फोन तो चाहिए, तो भी धमकी देने के लिए आपको गन वन तो दिखानी पड़ेगी उसको, ठीक है? यानी कि उस केस में भी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी आपको। बट कौन से ऐसे हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है जिसमें कि सिर्फ इनफ्लो ही इनफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो हो ही ना। इवन मतलब भीख भी मांग रहा है ना, तो उसी सिचुएशन में मैं मान सकता हूं कि हाँ चलो ठीक है कि उसकी IRR इंफिनिटी होगी, क्योंकि उसमें आउटफ्लो कुछ नहीं है, सिर्फ उसका इनफ्लो ही इनफ्लो है। अब ये मत बोलना कि हाँ जी भीख के लिए कटोरा तो उसको लेना पड़ेगा, नहीं, हो सकता है फ्री में मिल जाए या ऐसे हाथ से मांग सकता है वो। सो जैसे मैंने बताया कि अगर आउटफ्लो है ही नहीं, सिर्फ इनफ्लो ही इनफ्लो है, तो IRR जो होगी इंफिनिटी होगी। इसी तरह IRR जो है नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है? अगर IRR नेगेटिव है यानी कोई ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर होगा जिसपे कि अगर हम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू देखें तो आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारे इनफ्लो से ज्यादा हो जाएगी। इसको ना हम एक काम करते हैं, नॉर्मली ये थ्योरेटिकल जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो कंटेंट के पार्ट ए के क्वेश्चंस है ना, उनके अंदर ये जनरली नहीं पूछा जाता, बट पॉसिबिलिटी इस बात की हो सकती है कि अगर ये क्वेश्चन आपका बी पार्ट के अंदर आ जाए। मैं इसको आपको एक एक्सेल शीट्स की है आप समझाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि IRR एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है? सो अगर मैं इसमें IRR, सपोज हमारा टाइम ये है, ठीक है, इस टाइम पर ये हमारे कैश फ्लोज है, 0% पे मैंने इसकी एनपीवी निकाली है, मैंने डायरेक्टली यहां पर एनपीवी का फॉर्मूला लगा दिया है। आप अभी इसमें मत सोचो क्या किया है, मैंने 0% पे इन कैश फ्लोज की एनपीवी निकाली, 1% पे निकाली, 2% पे निकाली, इस तरह से मैं अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पुट करता चला गया। तो देखो यहां तक आपका 9 और 10 के बीच में एनपीवी जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब IRR जो है समवेयर बिटवीन 9 एंड 10% होगा। IRR जो है समवेयर बिटवीन 9 एंड 10% होगा, ठीक है? इसके बाद तो जो एनपीवी है वो पॉजिटिव है। पर देखो आगे, अगर मैं इसमें आगे चलता रहूं तो ये मैंने देखा कि एक बार 540% के बाद फिर से ऐसा हुआ कि एनपीवी जो है वो पॉजिटिव से फिर से नेगेटिव हो गई, यानी कि इस केस में IRR जो है 540 से 550% के बीच में कहीं पर लाई करती है। बट हमें इसको कंसिडर नहीं करना, बिकॉज मैंने बताया है ऑलरेडी कि अगर दो IRR आ रही हैं तो आपने हमेशा लोअर वाली कंसिडर करके चलना है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि सिर्फ IRR ज्यादा है तो प्रोजेक्ट चूज करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको लोन किस रेट पर मिल रहा है। जैसे मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी हो, आपने IRR ऑफ प्रोजेक्ट ए निकाला, वो निकला है 8%, IRR ऑफ प्रोजेक्ट बी निकाला, वो निकला है आपका 10%, ठीक है? दो प्रोजेक्ट से दोनों की आपने IRR निकाल ली। अब आपके हिसाब से तो प्रोजेक्ट बी जो है आपके लिए फिजिबल है, प्रोजेक्ट बी जो है आपके लिए फिजिबल है, जरूरी नहीं है। देखो जैसे अगर आपका लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेस देन 8% है तो आपके लिए ए एंड बी दोनों फिजिबल हैं, बट आप कौन सा लेंगे? आप बी चुनेंगे। इफ IRR इज द क्राइटेरिया, अगर IRR क्राइटेरिया है तो आप बी चुनेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से 10% के बीच में
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% से 10% के बीच में है, तो आपके लिए ए तो चुनना बेकार है, ये तो चुनने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपके लिए अगर 9% IRR हो, आपका लोन जो है 9% पे है, तो आपको ए चुनने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि आपको तो जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे। ठीक है। एंड अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है दैट इज से 11% पे, यानी आपकी बोरिंग जो हो रही है वो 11% पे है, तो ना तो आपका ए किसी काम का है और ना ही आपका बी किसी काम का है। चाहे बी की IRR आपकी 10% है, बट आपके तब भी ये किसी काम का नहीं है। रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि आपका लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके हायर वाले जो IRR है उससे भी ज्यादा आ रही है। ठीक है। सो सिर्फ IRR ज्यादा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट चूज हो ही जाएगा, उस प्रोजेक्ट को चूज कर ही लिया जाएगा। जरूरी क्या है कि आपका जो बोरोइंग रेट है वो क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट चुनना चाहिए। हो सकता है कि कोई भी ना चुने। ठीक है। अभी तक हम जितना भी पढ़ते आए हैं, ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उन सभी में क्या था, वो कहते थे कि जो आपका नेगेटिव कैश फ्लो है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट लग रहा है, जो आपका पॉजिटिव कैश फ्लो है यानी कि इनफ्लो है उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट लग रहा है, और ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट जो है दोनों ही सिचुएशन में सेम है, दोनों ही सिचुएशन में सेम है। जबकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड जनरली देयर आर डिफरेंट इंटरेस्ट rates for lending and borrowing होता है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट लेंडिंग और बोरिंग के डिफरेंट नहीं होंगे तो बैंक अपना खर्चा कहां से निकालेगा? क्योंकि अगर बैंक आपसे सेम इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर रहा है और सेम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे रहा है, तो बैंक कहां से अपना खर्चा निकालेगा? तो बैंक क्या करता है? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपसे बोरो करता है और आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ऑफर करता है। यानी कि जब आपने लोन लिया होता है ना, तो कहते ठीक है, जब तक आपका लोन नहीं चुकता आपको ये पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने बोला ठीक है, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देंगे, पर जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जब लोन खत्म हो जाएगा तभी तो हमारे पास स्पेयर मनी होगी, तो क्या हमें सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें वो डिपॉजिट पे हो जाएगा? कहते नहीं, उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं डिपॉजिट होगा, वो आपका हम थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करके चलेंगे। ठीक है। चलो, जैसे एक सिनेरियो देखते हैं हम। एक ये क्वेश्चन पढ़ लो जरा। द कैश फ्लोज फॉर प्रोजेक्ट सी आर 1,20,000 इनिशियली लगाया है और 1,90,000 एंड ऑफ ईयर 6 पे आ जाना है। दिस इज अ वन सिंगल आउटले और सिंगल इनफ्लो, सिंगल आउटफ्लो सिंगल इनफ्लो का केस है। इसका मतलब इन बिटवीन आपके पास कोई पैसे नहीं होंगे कि आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर सको। आपके पास कोई पैसे नहीं है कि आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर सको। सो दूसरे प्रोजेक्ट में क्या है? डी में 80,000 का इनिशियल आउटले है, आपको एक साल के बाद 10,000 पे इनकम आएगी। 22,000 का अगले साल फिर से आउटले है, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 या एंड ऑफ ईयर 1 बोल लो। 30,000 फिर एंड ऑफ ईयर 2 पे आपको पैसे आएंगे। फिर 5,000 लगाने हैं, 87,000 आने हैं, 10,000 लगाने हैं और 90,000 आने हैं। हर साल का आपको इनफ्लो और आउटफ्लो दे रखा है। अ कंपनी मस्ट चूज बिटवीन प्रोजेक्ट सी एंड डी। सी और डी में से किसी एक को चुनना है। दोनों के दोनों जो हैं दे आर फाइनेंस बाय लोन रीपेबल ओनली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो, ये बात मैं जरा बता दूं आपको, दो तरह के लोन्स होते हैं। एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड लोन्स और एक होते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड लोन्स। रिस्ट्रिक्टेड लोन्स क्या होते हैं? जिसमें आपका जो पेमेंट होती है, जो आपने लोन का रीपेमेंट होता है, वो आप एक पर्टिकुलर टाइम से पहले नहीं कर सकते। जैसे मान लो प्रैक्टिकली भी देखें तो अगर आप मान लो आज कोई लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, तो नॉर्मली आजकल तो आरबीआई ने बोल दिया है कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं, बट पहले क्या होता था? विद इन 2 ईयर या विद इन 3 ईयर अगर आप सारे लोन की रीपेमेंट करते हैं तो आपको पेनल्टी लगा देते थे। पेनल्टी मतलब आपको कुछ प्री पेमेंट का, प्री क्लोजर चार्जेस लगा देते थे। ठीक। और यहाँ पर एक तो ये सिचुएशन हो गई, दूसरा ये हो गया आपको बोला जाए जी ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ और सिर्फ
इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं, लोन आप जब भी पे करेंगे इकट्ठा पे करेंगे। क्योंकि हो सकता है ना मेरे पास पैसे आते हैं तो मेरे पास मुझे 5,000 रुपये इंटरेस्ट देना था, मैंने दे दिया, उसके अलावा 25,000 और आ गए, मैंने बोला ये भी लोन में से चुका दो, मेरा अगले साल के लिए इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो नहीं, सिर्फ आपको चाहिए एडिशनल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपसे हम लोन की जब भी रीपेमेंट लेंगे वो वन शॉट में लेंगे, इकट्ठा ही लेंगे, या तो इकट्ठा लेंगे या बोला जाएगा जी प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद ही लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। प्रोजेक्ट कब खत्म होता है? जब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बंद हो जाते हैं। ठीक, चलो फर्स्ट पार्ट में कहता है रीपेबल ओनली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट है, तो हमें बताना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 6 ईयर दोनों प्रोजेक्ट का क्या होगा। तो देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, सी प्रोजेक्ट की बात करूं, तो इसमें तो सीधा सीधा क्या है, 1,20,000 रुपये लगाने हैं और 1,90,000 रुपया आना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% पे है। इसमें कोई आपके पास स्पेयर मनी तो होने ही नहीं वाली, क्योंकि जब आपको इनकम ही नहीं आनी तो स्पेयर मनी कहां से आएगी। तो सीधा सीधा क्या होगा, 1,20,000 रुपए को आप 8% पे एक्यूमुलेट करेंगे 6 साल के लिए, और फिर 1,90,000 जैसे ही आएगा उसकी आप रीपेमेंट कर देंगे, तो आपका माइनस 1,20,000 इंटू 1.08 रेज़ टू पावर 6 प्लस में 1,90,000, तो आपके पास प्रोजेक्ट में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ रहा है 424.91 का आ रहा है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट डी जो है ये क्या करेगा? प्रोजेक्ट डी में आपके पास क्योंकि हर साल पैसे इनकम आने वाली है, तो आप ये तो करेंगे नहीं कि आप अपना लोन का इंटरेस्ट भी ना पे करें, बिकॉज इंटरेस्ट तो पे किया जा सकता है। ठीक है, द कंपनी मस्ट पे मतलब देना ही पड़ेगा आपको 8% पर एनम का इंटरेस्ट, नहीं है तो लोन लो बट देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस केस में ना हम इस क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में करते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, लोन कितने का था? फर्स्ट ईयर में लोन था 80,000 का, एंड ऑफ ईयर वन आपको 80,000 के ऊपर 8% इंटरेस्ट देना है, 6,400। अब अगर मुझे कल सुबह कोई पैसे चाहिए हैं तो ये थोड़ी कि मैं कल रात को कहीं से डाका थोड़ी मारना मैं 10,000 मेरे पास इनकम आई है वो मैं इंटरेस्ट चुका दूंगा, बट अगले साल के लिए 22,000 और चाहिए। इसका मतलब मेरे पास 6,400 आया, मुझे आउटले के लिए 6,400 मैंने देना है, मुझे आउटले के लिए 22,000 की और जरूरत है कल सुबह, यानी ईयर एंड पे, फर्स्ट ईयर एंड पे मुझे 28,400 की जरूरत है, जिसमें से मेरे पास इनकम कितने की आई है? जस्ट 10,000 की आई है। तो मुझे 18,400 का एडिशनल लोन लेना पड़ेगा। लोन देने को तो तैयार है, वापस लेने को तैयार नहीं। तो अब मेरा ईयर 2 की अगर मैं बात करूं, तो ईयर 2 में मेरा लोन कितना हो जाएगा? 98,400, यानी 80,000 प्लस में 18,400। अब एंड ऑफ ईयर 2 की बात करते हैं। एंड ऑफ ईयर 2 98,400 के ऊपर 8% आपने चुकाना है, तो इंटरेस्ट देना है 7,872 का। आपके पास अगले साल के लिए 5,000 का आउटले भी चाहिए, कोई बात नहीं, आउटले चाहिए 5,000 का, तो रिक्वायरमेंट है आपकी 12,872 की, जबकि आपके पास इनकम कितनी आ गई है? इनकम आ गई है आपके पास 30,000 रुपये, तो 17,128 रुपये आपके पास एडिशनल हैं। इनकम है आपकी 30,000 की, तो आपके पास एडिशनल मनी कितना हो गया है? एडिशनल मनी आपके पास हो गया है 17,128। बट आप बोलो कि मैं ये लोन चुका दूं, लेंगे ही नहीं वापस वो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने क्लियरली बोला है रीपेबल ओनली एट द एंड ऑफ द, बट 5% आप मनी इन्वेस्टेड इन द डिपॉजिट अकाउंट ले सकते हैं। अगर लिया आपने उन्हीं से 8% पे ले रखा है, बट जब आप उनके पास ही डिपॉजिट करने जाते हैं तो आपसे 5% पे लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ ना मिलने से तो अच्छा है। तो एडिशनल मनी ये हो गई
which is deposited at 5%. अब आ जाते हैं ईयर 3। ईयर 3 में लोन में आपके कोई कमी नहीं आई है। एंड ऑफ ईयर 3 आया, आपको इंटरेस्ट अभी भी उतना ही देना है। कोई आउटले 4th ईयर के लिए है क्या? आउटले 4th ईयर के लिए यस 10,000 का है। तो आपकी रिक्वायरमेंट है 17,872। अब आपके पास इनकम कितनी है? 87,000 की तो इनकम आ गई आपके पास। डिपॉजिट कितना था? 17,128 रुपए, बट ये तो इंटरेस्ट लग के 1.05 से मल्टीप्लाई होके बन चुका है 17,984.40। तो आपके पास जो पैसा है दैट इज 104,984.40। देने कितने हैं? सिर्फ 17,872। ये आपने खर्चा कर दिया। आपके पास बचे कितने? एडिशनल मनी कितना हो गया? 87,112.40। इसको आप वापस नहीं कर सकते, आपको 5% पे इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ईयर 4। ईयर 4 में आपका लोन कितने का है? सेम 98,400 का है। आपको इंटरेस्ट चुकाना है एंड ऑफ ईयर 4 पे 7,872 का। ठीक है, लोन चुकाना है, इंटरेस्ट चुकाना है 7,872 का। एंड और क्या है? क्योंकि ईयर एंड 4th ईयर के एंड पे प्रोजेक्ट आपका खत्म हो गया है। आप क्यों? वो तो 6 साल पे खत्म हो रहा है। नहीं, ये प्रोजेक्ट डी जो है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही बंद हो चुके हैं, तो सांस लेना बंद, सांस छोड़ना बंद, तो दोनों सिचुएशन है, बंदा तो खत्म। इनफ्लो बंद, आउटफ्लो बंद, प्रोजेक्ट खत्म। तो 90,000 का प्रोजेक्ट का आपने जो चुकाना था वो क्या था? आपने इंटरेस्ट चुकाना, वो 90,000 का लोन था, वो आप चुका देंगे। तो एंड ऑफ ईयर 4 पे आप लोन भी चुका देंगे। कितने का? 98,400 का। तो अब आपके लिए रिक्वायरमेंट कितनी है? 7,872 प्लस में 98,400, यानी आपको पैसे की जरूरत है 106,272। आपके पास इनकम आई है 90,000। ठीक है, और आपका डिपॉजिट जो था वो कितना बन चुका होगा? डिपॉजिट बन चुका था, डिपॉजिट था आपका 87,112.4, 5% इंटरेस्ट के साथ 91,468.02 प्लस में 90,000 मैंने कर लिया, 181,468.02। इसमें से 1,06,272 माइनस कर दिया, आपके पास बचा 75। एडिशनल मनी बची है 75,196.02। ये आया है एंड ऑफ ईयर 4 पे। आपको कहां चाहिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? एंड ऑफ ईयर 6 पे। तो इस पैसे को आप कैलकुलेशन देख लेना अपने आप। ठीक है, मेथड मैंने बता दिया है। इस पैसे को आप अब 5% पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाएंगे, तो आपका एंड ऑफ ईयर 6 पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है इतना हो जाएगा। एंड ऑफ ईयर 6 पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिचुएशन हो गई वेयर यू आर अंडर रिस्ट्रिक्शन कि आप लोन की रीपेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोन की रीपेमेंट नहीं कर सकते। अगर जैसे मैं इसका बी पार्ट की बात करूं, मैं इसके बी पार्ट की बात करूं, इफ स्पेयर फंड्स कैन बी यूज्ड टू रीपे पार्ट ऑफ द लोन एट एनी टाइम, यानी जैसे ही आपके पास फालतू पैसा आता है वो कहता है कोई बात नहीं, लोन उतार दो। अब रिवाइज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकालना है सी और डी के लिए। देखो सी पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, सी पर कोई इंपैक्ट नहीं आना, क्योंकि सी में आपके पास बीच में कोई स्पेयर मनी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आई ही नहीं है। हाँ,
डी पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ही आपकी ये एडिशनल मनी सेकेंड ईयर के एंड पे आई थी ना, आप क्या करोगे? आप लोन की रीपेमेंट कर दोगे। तो अगले साल जो आपका लोन हो जाएगा, आपका जो लोन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 98,400 में से आपने 17,128 रुपए मुंह पे मारे उसके लेंडर के, तो आपका लोन 81272 है, जिसकी वजह से 81272 के ऊपर आपको 8% का इंटरेस्ट देना है, तो आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो अगली बार आपके पास और ज्यादा पैसे बचेंगे, फिर आपके पास एडिशनल पैसा आएगा, फिर आपको लोन को रीपेमेंट कर देंगे, फिर आपके पास और स्पेयर मनी बचेगी। तो अल्टीमेटली आपका, क्योंकि आपने जैसे जैसे डिपॉजिट कर रहे थे आप 5% कमा रहे थे, अब 5% कमाने की बजाय आपका जो है 8% वाला लोन कम हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास जो भी पैसा बचेगा वो ज्यादा बचेगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो एंड ऑफ ईयर 4-6 पे अगर आप आएंगे तो ये आपका जो पैसा आएगा, यानी कि अगर आप लोन की रीपेमेंट स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ में, तो आपका जो पैसा इकट्ठा होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई when there are different interest rates for lending and borrowing। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पे बैक, दो अलग अलग टर्म्स हैं ये। देखो, पे बैक पीरियड, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने अपने एक दोस्त से 1 लाख रुपया मांगा, मैंने अपने एक दोस्त से 1 लाख रुपया मांगा। 1 साल के बाद मेरे पास से 40,000 रुपए आ गए, मैंने उसको 40,000 रुपए लौटा दिए। ठीक है, अब मेरा बैलेंस कितना रह गया? -60,000। 2 साल के बाद मेरे पास 70,000 फिर से आ गए, मैंने उसके 60,000 लौटा दिए, मेरे अकाउंट का बैलेंस हो गया 10,000, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस हो गया, मेरे अच्छे दिन आ गए। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे इस प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड है वो 2 ईयर है, यानी कि 2 ईयर के बाद मेरे अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम इन द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट मेरे अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव कब हुआ है, मेरे अच्छे दिन कब आए हैं। अब ये तो मैंने अपने दोस्त से लोन लिया था, हो सकता है कि दोस्त भी ऐसा हो जो ये बोले कि भाई तू कमाने के लिए मेरे से पैसे ले रहा है, उधार मांग रहा है कमाने के लिए, तो अपने पर्सनल यूज के लिए बात अलग होती है, बट कमाने के लिए मांग रहा है तो तुझे भी मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए इंटरेस्ट। तो मान लो ये उसने मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया था, सेम सिचुएशन थी। इसके बाद भी मेरे पास पैसे आने थे, बट मुझे अभी मैंने उसमें लिखे नहीं है बिकॉज कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरे ही हैं पैसे। मेरा 1 लाख रुपया था, 1 साल बीता, 1 लाख का 1,10,000 हो गया। क्यों? 10,000 इंटरेस्ट छूट गया, मेरे पास 40,000 आ गए, मैंने चुका दिए, अभी भी मेरे अकाउंट का बैलेंस -70,000 है। ठीक है, अगले साल ये 70,000 का लोन इंटरेस्ट लग के 77,000 का हो गया, मेरे पास 70,000 आ गए, मैंने सारे चुका दिए, तब भी मेरे अकाउंट का बैलेंस अभी भी नेगेटिव है, यानी कि मेरा लोन खत्म नहीं हुआ। 3 साल पे -7,000 का 7,700 हो गया, 3 साल पे मेरे पास हो सकता है 30,000 रुपए फिर से आए, उसमें भी आए थे, इस वाले प्रोजेक्ट में भी आए थे, बट मैंने तो सिर्फ ये जाना था कि पहली बार मेरा अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव कब होगा। तो यहां पर अब 22,300 मेरे अकाउंट का बैलेंस जो पॉजिटिव हुआ है, ये मेरा यहां पर पे बैक पीरियड क्या आया? 3 ईयर आया। तो व्हेन वी कंसिडर द इंटरेस्ट आल्सो ऑन द कैश फ्लोज, तो उस सिचुएशन में जो हम पीरियड निकालते हैं दैट इज नॉट कॉल्ड पे बैक पीरियड, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड पे बैक
पीरियड। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या हो गया? 3 ईयर। यानी कि पे बैक पीरियड वी डोंट कंसिडर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी कंसिडर दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0, जबकि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल होगा। बट हमारा जो प्रैक्टिकली जब हम कैलकुलेट करने की बात करेंगे ना, तो हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ही कैलकुलेट करेंगे। पे बैक पीरियड हम सिंपली एक्सप्रेशन लिखेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का, बट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के एक्सप्रेशन में जब हम इंटरेस्ट रेट को 0 पुट कर देते हैं तो उससे जो टर्म निकल के आती है दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। एग्जाम में जनरली डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पूछना आता है। पे बैक पीरियड थियोरेटिकली कई बार आया हुआ है कि एक्सप्लेन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड व्हाट इज पे बैक पीरियड। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन देखो। द बिजनेस प्लान फॉर ए न्यू कंपनी that has obtained a 5-year lease for operating a local bus service is shown in the table below. Item marked with asterisk, यानी कि ये जो है represent continuous cash flows, यानी कि इसमें जो cash flows आ रहे हैं वो continuous आ रहे हैं। देखो, initial setup cost immediate 200, यानी कि अगर मैं टाइमलाइन देखूं तो 200 तो टाइम 0 पे आ रहा है। ठीक है, 100 हमारा 1 मंथ के बाद एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट से 100 पॉजिटिव आएगा। फिर 3 मंथ पे आप 2000 लगाने वाले हैं। फिर आपका 3 मंथ ऑनवर्ड आपका 1000 आना है और पैसेंजर से, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 400 पर एनम की है, यानी 3 मंथ के बाद से आपका 600 पर एनम का कंटिन्यूअस कैश फ्लोस है। मैं कंटिन्यूअस है इसलिए इसको बार लगा दिया मैंने। एंड 5 साल खत्म होने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है ये 500 की आपको रीसेल वैल्यू देगा एसेट की। दिस इज नॉट द इनकम फ्रॉम द प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट द इनकम फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये आपका प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो कबाड़ी को सामान बेचा है ना, उसका वो सामान को मिलने वाला पैसा है। चलिए अब देखो, मैंने क्या कहा, हमें निकालना क्या है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम। अब मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई? डेफिनेशन बताई आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की, इट इज द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट व्हेन द प्रोजेक्ट कम्स आउट ऑफ रेड। वैसे बुक में ये डेफिनेशन है, बट वैसे मीनिंग इसका क्या बनता है? It is the first time in the life of the project when the accumulated value of all the cash flows become positive. यानी फर्स्ट टाइम हमारी पॉजिटिव कैश फ्लोज, जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू थी कैश फ्लोज की, एनपीवी जो है हमारी नेगेटिव को भी एक्यूमुलेट किया है, पॉजिटिव को भी एक्यूमुलेट किया है, वो हमारी पहली बार पॉजिटिव कब हुई थी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 10% दिया है। मान लेता हूं मैं कि जो टी टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, टी इज द पॉइंट ऑफ टाइम, टी टाइम पे मेरा प्रोजेक्ट जो है उसका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आ जाएगा, यानी कि मेरा प्रोजेक्ट पहली बार नेगेटिव से पॉजिटिव एक्यूमुलेटेड वैल्यू देगा। तो -200 को मुझे टी टाइम तक एक्यूमुलेट करना है, +100 को मुझे t-1/12 तक एक्यूमुलेट करना है, -2000 को मुझे t-3/12 तक एक्यूमुलेट करना है, प्लस में 600 जो भी कंटिन्यूअस कैश फ्लोज होते हैं ना, उसका सीधा सा इलाज क्या होता है? ए बार लगा दो, ए बार t-3/12। ठीक है, अब आप बोलोगे +500 कर लो। 500 प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद की बात है, मैंने माना है t इज द टाइम बिफोर 5। अब मान लो t की वैल्यू 5 के बियॉन्ड चली जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम 500 को भी इंक्लूड करेंगे। बट अभी मैं बात रहा हूँ कि t जो है प्रोजेक्ट जो है उसका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका
एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रोजेक्ट के खत्म होने से पहले ही पॉजिटिव हो जाएगा। इसको पुट करना है मैंने 0। चलिए -200 1.10 रेज़ पावर t 100 1.10 रेज़ पावर t माइनस हाफ 1/12 -2000 1.10 रेज़ पावर t माइनस 3/12 प्लस 600। ए बार को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस आई यानी कि 0.10 रेज़ पावर माइनस t माइनस 3/12 डिवाइडेड बाय डेल्टा करना था तो लॉग ऑफ 1.10 और इसको आप 0 पुट करोगे। अब सॉल्व करना है, हम क्या करें, इनमें से ना जो मिनिमम पावर है t की वो है t माइनस 1.10 की जो पावर है t माइनस t माइनस 3/12 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 200 1.10 रेज़ पावर t 100 1.10 रेज़ पावर t माइनस 1/12। देख लो मैथमेटिक्स भी सिखाना पड़ रहा है कि सॉल्व कैसे करना है। प्लस 600 अपॉन में लॉग ऑफ 1.10 माइनस 600 इंटू 1.10 अपॉन में लॉग ऑफ 1.10 t माइनस t माइनस 3/12। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारी राइट साइड में चली जाएगी और बाकी सब में से आप क्या करोगे, 1.10 रेज़ पावर t माइनस 3/12 को तो कॉमन ले लोगे इज इक्वल टू समथिंग। ये पूरा आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा और इस सिंप्लीफाई करने के बाद इसको इधर लाके डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 1.10 रेज़ पावर t माइनस 3/12 इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स करके आपकी t की वैल्यू निकल जाएगी। t की वैल्यू सपोज 4.02 निकली, मैंने ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, सपोज 4.02 निकली तो हम कहेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 4.02 ईयर्स है। मैंने 4.02 को 4.02 ही क्यों ले लिया, बिकॉज कैश फ्लोज वो थे, कंटिन्यूअस थे। तो कंटिन्यूअस कैश फ्लोज के केस में रोज पैसे आ रहे हैं, रोज लोन चुका रहे हैं आप, तो कोई ना कोई दिन तो ऐसा आ जाएगा ना, महीना नहीं, कोई ना कोई दिन ऐसा आ जाएगा जब आपका लोन खत्म हो जाएगा। पर अगर मान लो t की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 4.37 या 39 आई होती तो हम, अगर ये केस होता तो हम 4.39 बोलते, बट हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि हमारे कैश फ्लोज जो हैं एनुअल है, तो 4.39 पे अगर पैसा आ जाता तो लोन खत्म हो जाता, बट 4.39 पे पैसा आने वाला है नहीं। पैसा कब आना है, 4 के बाद 5 पे, तो हम कहेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है वो क्या है, 5 ईयर है। अगर कैश फ्लोज जो होते हाफ ईयरली होते तो 4.39 पे पैसा नहीं आना, 4 पे आया है, फिर 4.5 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, तो हम कहेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है 4.5 ईयर्स है। ऐसे ही अगर क्वार्टरली होता तो क्या होता, 4.39 है तो 4.39 के बाद कौन सा क्वार्टर आएगा, 4.5 वाला ही आएगा, तो भी 4.5 होता। हाँ, अगर मंथली होता तो उस सिचुएशन में मैं क्या करता, 0.39 को 0.39 जो देखो 4 ईयर तो पूरे हो ही गए, 0.39 को मैं पहले 12 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा आता 4.68, ठीक है, तो 4.68 मंथ्स, तो 4.68 मंथ पे कोई पैसा नहीं आएगा मेरा, या तो 4 पे आएगा नहीं तो फिर 5 पे आएगा, तो मैं कहता 4 ईयर एंड 5 मंथ्स, 4 ईयर एंड 5 मंथ्स मेरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड होता। ठीक है, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, ये सही, मतलब वैसे यही है तरीका, यानी कि लॉजिकली तो यही होना चाहिए कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू पॉजिटिव पहली बार कब हुई थी, बट प्रैक्टिकली ना दूसरा एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखो, जैसे आप जानते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज़्ड पावर टी के बराबर होती है। अगर मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम टी निकालनी हो तो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई पावर टी होता है। अब 1 प्लस आई हमारा पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि आई पॉजिटिव है, तो 1 प्लस आई पावर टी जो है एक नॉन जीरो नंबर है। जब मैंने इसको 0 पुट करना ही था,
यानी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर टी को मैंने जीरो पुट करना ही था, तो ये टर्म तो नॉन जीरो होने की वजह से जीरो से डिवाइड हो सकती है, तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू को हम जीरो पुट कर देंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू को अगर जीरो पुट करेंगे हम, तो हमारा एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, मतलब हम बजाय एक्यूमुलेटेड वैल्यू को जीरो पुट करने के हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज अप टू टाइम टी निकाल के भी उसको जीरो पुट कर सकते हैं, उससे भी हमारी टी की वैल्यू निकल सकती है। देखो कैसे, सेम सिचुएशन, -200, 1 मंथ के बाद 100, 3 मंथ के बाद 2000, अप टू टाइम टी 600 पर एनम का पेबल कंटिन्यूसली। मैं क्या करता हूं, -200 प्लस में 100 वी रेस्ट पावर 1/12, माइनस में 2000 वी रेस्ट पावर 3/12, प्लस में 600 इंटू ए बार टी माइनस 3/12। बट ये तो प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आ जाएगी, टी माइनस 3/12 पे। कोई बात नहीं, वी रेस्ट पावर 3/12 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको पुट कर देते हैं जीरो के इक्वल, इसको पुट कर देते हैं जीरो के इक्वल। अब इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये डायरेक्टली 10% पे कैलकुलेट हो ही जाएंगे। चलो मैं कर ही देता हूँ। -200 प्लस में 100 इंटू 1.10 रेज टू पावर -1 डिवाइड बाई 12, -2000 इंटू 1.10 रेज टू पावर -3/12। तो ये सिंप्लीफाई होके हो गया -2053.69 प्लस में 600, इसको लिखा 1 माइनस 1.10 रेस्ट पावर -t माइनस 3/12 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.10 इंटू वी पावर 3/12 और इसको जीरो के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ सिंप्लीफाई होके यही वैल्यू बच जाएगी, -t माइनस 3/12 इज इक्वल टू समथिंग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स करके आप t की वैल्यू निकाल लेना। जो पहले तरीके से आंसर आया था, आंसर अभी भी वही आएगा। सो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन हमारी कितनी सिंपल हो गई। तो आपने बस क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना आता है, पेबैक पीरियड जनरली नहीं पूछा था, जब भी आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना आता है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली करना है कि आपने एनपीवी ऑफ ऑल कैश फ्लोज अप टू टाइम टी निकाल लेनी है। उसको आपने जीरो पुट कर देना है, इंटरेस्ट रेट आपको पता ही होगा और आपको सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी है। वो आपकी टी की वैल्यू जो निकलेगी वो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एज इट इज भी हो सकती है अगर कैश फ्लोज कंटिन्यूअस हैं, अदरवाइज आपको टी की वैल्यू निकाल के उसके बेसिस पे आंसर बताना हो सकता है कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या होगा। ठीक है जी, चलिए तो बात समझ आ गई डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होता क्या है। चलो ये थोड़ा सा ना टेढ़ा क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। A company's required return for a particular investment project can be expressed as a force of interest. Force of interest is a function of time at any time t measured in इतना दिया है। Expenditure required for this project is a payment of 1 लाख at time 0 और further payment 80,000 at time 2। यानी कि 0 टाइम पे आपने 1 लाख लगाया, 2 टाइम पे आपने फिर से 80,000 लगाया और इस प्रोजेक्ट से जो इनकम आ रही है वो आ रही है 8 से लेकर 12 तक कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 1 लाख e रेज़्ड पावर 0.001 t। यानी ये आपका रेट ऑफ पेमेंट है, ये आपका रेट ऑफ पेमेंट है। हमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है। तो देखो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए जरूरी नहीं है कि आप एनपीवी की पूरी एक सिंगल इक्वेशन निकाल के चलोगे। आप ये भी कर सकते हो कि आप इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अलग निकाल लो, आउटफ्लो की अलग निकाल लो और उन दोनों को इक्वेट कर दो। तो चलो काम करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो की। देखो 1 लाख तो टाइम 0 पे ही है, इसकी तो जरूरत है ही नहीं। 80,000 टाइम 0 पे है, सॉरी टाइम 2 पे है। 2 से 0 पे लाना है तो 2 से 0 में एप्लीकेबल डेल्टा कौन सा है, ये वाला।
तो 80,000 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 से 0 तक 0.05 प्लस 0.002t। ठीक है, चलो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। जैसे अगर हम देखें तो इसको इंटीग्रेट करके आ रहा है हमारा 1 लाख प्लस 80,000 0.05 एक्सपोनेंशियल को ऐसे रहने देते हैं 0.05t प्लस 0.001 टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर बाय 2 मैंने कर दिया है, 2 से 0, सो 0.05, पहले वाला 0 तो खत्म हो गया, 0.05 इंटू 2 प्लस 0.001 इंटू 2 का स्क्वायर 4 e raised to power into 80,000 प्लस में 1 लाख ऑलरेडी है, तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई 172,098.02। ठीक, अब आते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, देखो पेमेंट हो रही है 8 से 12 तक। हमने मान लिया कि जो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है वो टाइम टी है, कैपिटल टाइम टी है। इसका मतलब हमने 8 से लेकर टी तक के ही जो कैश फ्लोज हैं उनको कंसीडर करके चलना है। मैंने बोल रहा हूँ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मैंने माना है कैपिटल टी, स्मॉल टी क्योंकि फंक्शन में दिया हुआ इसलिए मैं दोबारा नहीं मान रहा उसको, तो कैपिटल टी मैंने मान लिया। तो 8 से टी तक के अगर कैश फ्लोज हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या हो जाएगी? 8 से लेकर टी तक पेमेंट हुई है, रो टी इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ, हम क्या करते हैं जब भी हमें ए से बी तक पेमेंट, रेट ऑफ पेमेंट हुई होती है तो हम उसके बीच में अपनी मर्जी से एक पॉइंट कंसिडर करते हैं स्मॉल टी, और हम टी से 8 पे आते हैं। ये एट टाइम 8 निकाल रहा हूं मैं, एट टाइम 8 निकलेगी, तो मैं टी से 8 तक इंटीग्रेट करूंगा किसको? जो भी 8 के बाद, 8 के बाद कौन सा है? 0.06 एप्लीकेबल है, तो 0.06 dy और पूरा dt। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो 8 से t तक 1 लाख 0.001 t इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.06 y, उसमें इंटीग्रेट किया तो 8 माइनस टी हो गया। सो 8 से लेकर t तक 1 लाख 0.001 t e raised to 0.048 माइनस 0.060। इसको इंटीग्रेट करके जो भी आंसर आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा? वो आएगा कैपिटल टी की फॉर्म में। बट ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आएगी? ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी एट 8। तो प्रेजेंट वैल्यू एट 8 निकाल के आपको क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू एट 0 चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू एट 0 निकालने के लिए ये आपका, जैसे मैंने बोला, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी आंसर आ जाएगा। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू एट 8 निकली हुई है उसको आप A08 से डिवाइड करोगे। A08 कैसे निकालोगे? A08 निकालोगे आप A05 और A58 से मल्टीप्लाई करके, हो जाएगा। तो ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू एट 0। तो ये भी किसकी फॉर्म में आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू एट 0 आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ टी, ये भी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ टी। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ऑलरेडी निकाल रखी है, ये रही,
इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को आप इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो के इक्वेट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जब आप पुट करेंगे तो आपका टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स करके टी का वैल्यू निकल आएगा। तो जो भी टी का वैल्यू निकलेगा दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ठीक है। एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वन और बोथ ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स। कैश फ्लोज दे रखे हैं। प्रोजेक्ट ए में इनिशियल पेमेंट 2 मिलियन की है 0 टाइम पे, 4 मिलियन टाइम 2 पे है, और इसके बाद 9 लाख रुपए पर एनम आना है कंटिन्यूसली 5 से लेकर 25 तक। एंड प्रोजेक्ट बी में 1 लाख रुपया लगाना है हर साल 10 साल तक, और 11वें साल से x 2x 3x की पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। फाइंड द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एट एन इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। देखो मैं प्रोजेक्ट ए की अगर बात करता हूं तो प्रोजेक्ट ए में 2 मिलियन टाइम 0 पे लगे हैं, 4 मिलियन टाइम 2 पे लगे हैं, एंड पैसे आने कैसे हैं 5 से लेकर 25 तक कंटिन्यूसली आने हैं 9 लाख रुपए। तो इसको भी मैं 20 लाख मान लेता हूं, इसको भी मैं 40 लाख मान लेता हूं। तो हमें निकालना है एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो माइनस 20 लाख माइनस 40 लाख इंटू V⁻² प्लस 9 लाख ए बार 20। जब भी हम कंटिन्यूस कैश फ्लोज की बात करते हैं तो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट टाइम टू टाइम की बात करते हैं, मतलब 5 से 25 है तो 20 होंगे। एट द रेट ऑफ 10% हम निकालेंगे और इसको 0 पे इक्वेट, एट द रेट ऑफ 10% निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन था 2 मार्क का। शो दैट द IRR फॉर द प्रोजेक्ट ए इज 9.38% पर एनम। IRR शो करना है, 2 बातें होती हैं, एक IRR निकालना होता है और एक IRR शो करना होता है। तो देखो अगर शो करना है ना तो इसका मतलब आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट ए में आपने एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए निकालनी है एट द रेट ऑफ 9.38% एंड दैट शुड अप्रोक्सीमेटली बी 0। तो मिलियंस में अगर क्वेश्चन में फिगर्स दे रखे हैं तो आंसर अगर 1,500 आ भी जाता है माइनस में प्लस में तो भी आप उसको लिख दोगे अप्रोक्सीमेटली 0 है। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है एनपीवी ऑफ ए निकालनी है एट द रेट ऑफ 9.38% और उसको शो करना है कि वो अप्रोक्सीमेटली 0 है। यहां पर बच्चे बोलते हैं कई बार ना कि 9.38% दिया है, वो ना कैलकुलेट करना शुरू हो जाते हैं और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, तो फिर लगता है यार 2 मार्क के हिसाब से बहुत कम वेटेज है इस क्वेश्चन। तो वेटेज गलत नहीं है, आपका क्वेश्चन करने का तरीका गलत है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the IRR for project B is same as for project A, यानी कि इसकी भी IRR B की भी सेम रहेगी। तो पहले हम अगर B की बात कर लें तो B में हमने टाइम 0 पे 1 लाख लगाया है, 0 पे 1 लाख लगाया, 1 पे लगाया, 2 पे लगाया 10 साल तक, और 11 से हमने पैसे वापस आने शुरू हो गए हमारे। तो 1-1 लाख रुपया लगना है 10 साल तक, तो माइनस 1 लाख रुपया का ए ड्यू 10 हो गया। 11 से x 2x पेमेंट आ रही है, तो x रुपीस की एक तरह से हमारी इंक्रीजिंग एन्युटी आ रही है 10 तक, बट ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 10 पे। हमें चाहिए 0 पे, इसको v⁻10 से करेंगे मल्टीप्लाई और इसको पुट कर देंगे एट द रेट ऑफ 9.38% और इसको पुट कर देंगे 0 के इक्वल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है x की वैल्यू निकालो अगर इसकी भी b की IRR भी 9.38 ही है, यानी इसकी तो हमने 9.38 शो कर दी, तो ये है कि इसकी भी उतनी ही है। तो आपने क्या करना है 9.38% मानते हुए इसको 0 पुट करना है, सॉल्व करके आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क का था। देन आपसे मांगा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जबकि दोनों की एनपीवी 10% पे सेम है।
तो अब आपको क्या करना है, माइनस 1 लाख ए ड्यू 10 प्लस एक्स आई 810 बी 10 एट द रेट ऑफ 10% को आपने एनपीवी ऑफ ए के इक्वेट कर देना है, उससे आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये सबसे ज्यादा वेटेज का था, ये आई थिंक 9 मार्क का या 11 मार्क का वेटेज का था ये क्वेश्चन। इन्वेस्टर proposes to borrow all the money needed for the project. Funds are available at an interest rate of 7%. रीपेमेंट कभी भी हो सकती है, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लोन पे। और पॉजिटिव कैश बैलेंसेस कैन बी इन्वेस्टेड टू यील्ड 3%, यानी जो भी आपका पैसा एक्स्ट्रा होगा वो आपका 3% पे डिपॉजिट होगा। एक्स की वैल्यू 45,000 दे रखी है। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द 25-year पीरियड। तो देखो सीधी सी बात, सबसे पहले ये बात जान लो, हमें कैसे मालूम चलता है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरिंग वाला चलेगा या डिपॉजिट वाला चलेगा। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जब तक नहीं आया, ध्यान से सुनो, जब तक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड नहीं आया तब तक आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा वो बोरिंग वाला चलेगा। जैसे ही आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आ जाएगा, इट मींस आपके पैसे, अब लोन उतर गया है, अब लोन उतर गया है, अच्छे दिन आ गए हैं, तो अब आपका जो लोन है, जो भी पैसा आपका है वो आपका डिपॉजिट रेट पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले मैं क्या करता हूं, इसका एनपीवी का फर्स्ट वाले का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। माइनस 20 लाख माइनस 40 लाख बी पावर 2 था, प्लस में 9 लाख इंटू ए बार। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट, बट उससे पहले हमें जानना होगा कि इसका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है क्या। तो मान लेते हैं कि टी टाइम पे हमारा लोन खत्म हो जाएगा, तो टी माइनस 5 से आना शुरू हुआ है, बी पावर 5, इसको आप पुट कर दोगे एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। किस रेट पे बोरो किया हुआ है पैसा बोरो किया है 7% पे। इसको 7% पे निकाल के उसको हम 0 पे इक्वल कर देंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सो माइनस 20 लाख माइनस 40 लाख इंटू 1.07 रेज़्ड पावर माइनस 2, so 9 lakh a bar t minus 5 b power 5 is equal to, इसको डिवाइड कर देते हैं 9 लाख से, डिवाइड कर देते हैं b5 से, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.07 पावर 5 से। तो हमारी a बार t माइनस 5 की वैल्यू आ गई 8.5614। a बार t माइनस 5 को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1.07 रेज़्ड पावर माइनस t माइनस 5 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.07 इज इक्वल टू 8.5614 इनटू लॉग ऑफ 1.07 किया, 1 में से माइनस किया, सो वैल्यू आ गई 1.07 रेज़्ड पावर माइनस t माइनस 5 इज इक्वल टू 0.42074। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग ऑफ दिस आंसर डिवाइडेड बाय माइनस t माइनस 5 log of 1.07 is equal to log of 0.42074. So log of 0.42074 divided by log of 1.07 minus answer plus 5, t की वैल्यू आ रही है 17.795, यानी कि 17.795
तक तो आपका लोन उतरेगा। इसके बाद से लेकर 25 तक आपका पैसा जमा होगा। तो इसमें से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो एक तरह से 7.205 ईयर्स तक आपका पैसा जुड़ना है उससे। यहां तो आपका लोन खत्म हो गया, अब तो जो भी आएगा हमारे पास ही आने वाला है। तो अब आपका 9 लाख रुपया एस बार क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि अभी पैसा क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। एस बार 7.205 कौन से रेट पे? 3% पे एक्यूमुलेट होगा, आपका आंसर निकल आएगा। ये मैंने किया किसके लिए? फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट के लिए। ये आसान था, ठीक है। इसका जो सेकंड सिनेरियो है उसमें क्या है? -1 लाख ए ड्यू 10। ये तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो आएगा वो 10 साल के बाद ही आएगा, क्योंकि 11वें साल से तो पैसा आना शुरू हो रहा है, उससे पहले तो आ नहीं सकता। एक्स की वैल्यू दे रखी है 45,000। मान लो टीएथ ईयर के एंड पे आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आ जाएगा, तो आपकी IAT -10 पेमेंट आई होंगी, क्योंकि 10 से तो बात शुरू हो रही है, 11 से तो शुरू हो रही है। टी अगर मैं 12 लेता हूं तो इसमें 2 पेमेंट आई होंगी, टी 15 लेता हूं तो 5 पेमेंट आई होंगी, टी 17 लेता हूं तो 7 पेमेंट आई होंगी, इनटू V⁻10 एट द रेट ऑफ 7%। इसको मैं 0 पुट करता हूं तो ए ड्यू 10 की वैल्यू 1.1 माइनस 1.07 रेज़ टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.07 into 1.07 into 1 lakh divided by 45,000 into 1.07 raised to power 10. IAT -10 at the rate of 7% वैल्यू आ रही है 32.85। ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, टी की वैल्यू हम ऐसे नहीं निकाल सकते, यहां हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एक्चुअल टेबल की। अब हम क्या करेंगे, इसमें 7% वाला टेबल खोल लेंगे। 7% वाला टेबल खोल के इसमें हम ढूंढेंगे क्या? हम इसमें ढूंढेंगे 32.85। 32.85 डायरेक्टली तो हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं 32.85 के आसपास क्या है। ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक 9 और एक 10, जिसपे कि IA अगर हम देखें इसमें, ये देखो, ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो IA 9 की वैल्यू हमारे पास है 29.6556। हमारे पास IA 9 की वैल्यू है 29 पॉइंट समथिंग, IA 10 की वैल्यू है 34 पॉइंट समथिंग, ठीक है। हमारी वैल्यू इसके बीच में है, क्योंकि पेमेंट हमें एनुअल ही आ रही है, इसलिए 9 और 10 के बीच में अगर हमारा डिस्काउंटेड जो टी की वैल्यू निकलेगी, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट इट बाय इंटरपोलेशन, क्योंकि एनुअल पेमेंट आ रही है। तो इसलिए 9-10 का मतलब ये हो गया कि हमारा तो 10 पे जो पैसा आएगा उससे हमारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आएगा। तो हमारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या हो गया? 10 साल हो गया। इसका मतलब जो आखिरी पेमेंट आएगी ना, उससे ही हमारा लोन उतरेगा। जो आखिरी पेमेंट आएगी उससे लोन उतरेगा। तो आप बोलोगे फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि ये वैल्यू IA 10 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 32.85। इसका मतलब इससे पहले ही हमारा लोन उतर जाना चाहिए था, बट हमारे पास क्योंकि पैसे 10 पे आ रहे हैं, इसलिए हमारा लोन 10 पे उतरेगा। बट फिर भी लोन चुकाने के बाद कुछ ना कुछ बच जाएगा। अब वो कैसे जाने कि क्या बचेगा, हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि 20 टाइम तक के कैश फ्लोज को अगर हम कंसिडर कर लें, टी की वैल्यू 20 डाल दें, तो IA 10 V10 एट द रेट ऑफ 7%। ये वैल्यू कहां आ गई? 0 पे आई NPV, और ये 0 नहीं होगी क्योंकि मैंने यहां पर IA 10 की वैल्यू 34 पॉइंट समथिंग है, 32.85 नहीं है। इस पूरे को अगर मैं 1.07 रेज़ टू पावर 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मुझे देगा एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट 20। कुछ ना कुछ चिल्लर बच जाएगी हमारे पास, ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा बच जाएगा, क्योंकि सारा पैसा हमारा
लोन चुकाने में गया नहीं है। अब ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू आ गई 20 पे। इस एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट 20 को आप 1.03 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी जो भी थोड़ा बहुत चिंदी अमाउंट बचा हुआ है उसको आप 1.03 पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। दैट विल गिव यू एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट 25। बताइए, क्लियर है बात? दोबारा बताता हूं। यहां पर क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल था, टी की वैल्यू निकालना पॉसिबल था, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। IAT माइनस 10 को अगर हम इंटरपोलेशन से भी सॉल्व करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर ए ड्यू भी आएगा, इसके अंदर पावर में भी t माइनस 10 आएगा, तो आपके लिए इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर जो है टेबल की हेल्प ली। अब आप ये मत सोचिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा आ जाए जो टेबल में होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन एग्जाम में वही आता है जो एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल होता है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है।